मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों में इस वक्त राजनीतिक रस्साकशी अब तेज हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयवर्धन सिंह। हम उनसे जाने लेते हैं कि उनकी चुनावी तैयारियां आखिर क्या हैं और कांग्रेस की सूचियां कब तक जारी होने वाली हैं। जी, अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, जैसा कि आप खुद भी लगे हुए हैं, पूरे क्षेत्र में सक्रिय हैं। क्या लगता है आपको, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की और आपकी? हम तो लगातार 5 साल ही काम करते हैं, 5 साल ही फील्ड पे रहते हैं। ज़रूर चुनाव तो एक बार ही आता है 5 साल में विधानसभा का, लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि जिस दिन से निर्वाचित होते हैं उसी दिन के बाद लगातार 5 साल हम समर्पित रहते हैं क्षेत्र में। हर व्यक्ति के सुख और दुख में शामिल होना, कोई भी समस्या गाँव की हो, चाहे वो समस्या सार्वजनिक हो, सामाजिक कोई विषय हो या आपको कोई निजी विषय भी हो, हमेशा हम प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति के लिए तत्पर हाजिर रहकर उनकी सेवा करने का लक्ष्य हमारा रहता है। और विधानसभा चुनाव का है, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो अभी ट्रेंड दिख रहा है, कल ही जो कुछ सर्वे आई हैं उसमें दिखा रही है सर्वे की लगभग कांग्रेस 125-130 पे है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि ये तब की सर्वे है जब शासन भाजपा का था, उनकी योजनाएं लगातार चल रही थी। अब जैसे ही कल से लागू हुई आचार संहिता, अब मुझे जो उम्मीद है लगभग 2 से 3% का अभी और स्विंग आएगा कांग्रेस के प्रति। तो मेरा अनुमान है कम से कम हमारी 150 सीटें इस बार आएंगी, कम से कम 150 तक पहुंचेगी। जैसे कि बीजेपी की चौथी सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो गई थी, उसके बाद सूची जारी नहीं की गई। तो क्या लगता है आपको, क्या असमंजस की स्थिति अभी? भाजपा ने जो जल्दबाजी की है टिकट वितरण में, वो कहीं ना कहीं उनके घबराहट का प्रतीक है। और उसमें 2-3 और बातें सामने आ रही हैं। शायद जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनको भरोसा नहीं है प्रदेश के नेतृत्व पर, तभी केंद्र मंत्रियों को आना पड़ रहा है प्रदेश की राजनीति में, सांसदों को आना पड़ रहा है प्रदेश में। साथ में एक तरफ कांग्रेस है जो पूर्ण रूप से खड़ी है कमलनाथ जी के साथ। हम सब उन्हीं को नेता मानते हैं, उन्हीं को हमारा सीएम चेहरा मानते हैं। लेकिन भाजपा में अगर हम देखें, एक तरफ उन्हीं के मुख्यमंत्री 17 साल से रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन जब पूछा गया अमित शाह जी से, नड्डा जी से, तो वो तैयार नहीं है घोषणा करने के लिए। वो तो कह रहे हम तो तय करेंगे चुनाव के बाद। तो अगर भाजपा को भी भरोसा नहीं है शिवराज सिंह चौहान जी पर, तो जनता को कैसे भरोसा होगा? यही आज की सच्चाई है। और इसीलिए इस बार जो एक माहौल बन रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, वो परिवर्तन का है। और जहाँ तक सवाल सूचियों का है, जो आखिरी सूची भाजपा की आई है वो आई है श्राद्ध के समय, जबकि हम विश्वास करते हैं अगर सूची जारी करनी है तो हम करेंगे नवरात्रि। जी, उसमें जो चौथी सूची की बात कर रहे हैं बीजेपी की, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगर देखा जाए तो उनके कुछ जो पुराने लोग उनके साथ आए थे, जो मंत्री बने थे, उन लोगों का काफी लोगों का नाम है। तो आपको लगता है कि बीजेपी अब दोबारा सिंधिया के जो प्रभाव है उसको लेकर आगे बढ़ेगी? लेकिन ये बात भी एक चर्चा का विषय है, क्योंकि अनेकों भाजपा के दिग्गज नेता हैं जिनको उम्मीद थी लेकिन उनका नाम नहीं आया, चाहे जयपाल सिंह पवैया जी हों, या फिर मैंने सुना है कि कटनी में भी जो भाजपा की नगर निगम प्रत्याशी थी महापौर के लिए, उनका नाम भी नहीं आया। उनने शायद इस्तीफा दिया है भाजपा से। वही स्थिति बन रही चाचौड़ा में भी हम देख रहे हैं कि ममता मीना जी एक वरिष्ठ विधायक रही हैं भाजपा की, 20 साल से उन्होंने काम किया है भाजपा में, उनको भी उपेक्षित किया गया है। तो ऐसे अनेकों जगह हैं जहाँ पे महाराज भाजपा हावी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराज भाजपा है, पुरानी भाजपा है, उनको उपेक्षित किया गया है। अब हम बात करें तो अभी भी लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां महाराज भाजपा के मंत्री हैं, लेकिन शायद उनकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही है, तो इसलिए वहाँ पे नाम घोषित नहीं हुए, चाहे बमोरी हो, चाहे मुंगावली हो, चाहे अन्य सीटें हों। लेकिन ये तो भाजपा का विवेक है, उनको तय करना है क्या पसंद। जब राहुल गांधी शेड्यूल आए हैं, उनका कहना था कि मध्य प्रदेश गढ़ है, एक लेबोरेटरी है बीजेपी और आरएसएस के लिए। उस पर वी डी शर्मा का कहना है कि हमारी गढ़ है, क्या है, नहीं वो बात है, लेकिन हम लोगों ने कई ऐसी बातें कि ये चीज काम करे हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों को विश्वास है।
भाजपा ने बहुत प्रयास किया है हमारे आदिवासी भाई और बहनों का ध्यान भटकाने के लिए। सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि भाजपा के लोग आदिवासी शब्द को ही नहीं स्वीकारते, वो तो वनवासी की बात करते हैं, जबकि आदिवासी तो कह रहा है कि हम तो अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज आदिवासी अच्छी नौकरी चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है, लेकिन भाजपा के लोग उनको सिर्फ वनवासी तक ही सीमित करना चाहते हैं, जो सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। आपको याद होगा जब सरकार कांग्रेस की थी उस समय कमलनाथ जी ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन सरकारी अवकाश घोषित किया था, लेकिन जैसी सरकार भाजपा की आई है उसको निरस्त कर दिया। तो आज एक चर्चा है पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कि कहीं ना कहीं भाजपा की जो सोच है वो आदिवासी विरोधी है, और इसीलिए शहडोल की जनता आज इकट्ठी हुई लाखों में राहुल जी को सुनने के लिए। मुझे याद है जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरी थी मध्य प्रदेश से, चाहे बुरहानपुर हो, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा में, तो लाखों लोग मध्य प्रदेश के राहुल जी के साथ चले थे। और हमें यही उम्मीद है कि जो आज शुरुआत और शंखनाद राहुल जी ने की है पूरे हमारे विंध्य और महाकौशल एरिया से, शहडोल संभाग से, अब परसों प्रियंका जी का भी प्रोग्राम है मंडला में, वो भी पूरा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। और इस बार हमारा संकल्प है कि एक आदिवासी सीट पर हमको विजय प्राप्त करनी है, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और अनेकों घोषणा राहुल जी ने की है शहडोल में, जिससे कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनको लाभ मिलेगा, जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको भी लाभ मिलेगा, उनके हित में भी राहुल जी ने आज बात की है। तो इन सब बिंदुओं से कांग्रेस को काफी लाभ मिलेगा। जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या तैयारी है आपकी, क्या ऐसे मुद्दे हैं? विपक्ष का कहना है कि यहाँ विकास नहीं हुआ, उसको लेकर वो अटैक करेंगे चुनाव को लेकर, और आपकी क्या तैयारी है? एक शक्कर कारखाना काफी इस समय चलन में है कि उसको लेकर काफी आपस में काउंटर चल रहे हैं, तो क्या है किसानों का क्या हित में क्या किया जाएगा? आज दिन तक जो भी विकास राहुल विधानसभा में हुआ है, चाहे वो बात शक्कर कारखाने के निर्माण की हो, जेपी विश्वविद्यालय हो, NFL गेल की फैक्ट्रियां हो, IOC बॉटलिंग प्लांट हो, ये सब कांग्रेस की देन है। राघोगढ़ एक छोटा कस्बा होता था, लेकिन आज यहाँ पे 5 से 6 CBSE स्कूल हैं। हर साल अनेकों हमारे युवा युवती नीट की परीक्षा पास कर रहे हैं, IIT की परीक्षा पास कर रहे हैं, IIT में है। अनेकों हमारे अभी पिछले 1-2 सालों में 3 ऐसे हमारे युवा युवती हैं, जिनमें से 2 सिविल जज में उनका हो गया है, एक का IAS में हो गया है। तो ऐसे अनेक हमारे युवा जो तरक्की कर रहे हैं, और वो सिर्फ इसी संभव हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने पिछले 30-40 सालों में एक यहाँ पर सकारात्मक वातावरण रखा है, जिसके द्वारा युवाओं को अच्छी रोजगार के पद मिले हैं, शिक्षा का बेहतर स्तर मिला है, और आगे भी इसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। मैंने स्वयं मेरे कार्यकाल में जब मैं नगर विकास मंत्री था तो हमने यहाँ पे 100 करोड़ की पेयजल योजना दी थी, हमने आरोन में आधुनिक स्टेडियम दिया था। आज जबकि गुना या अनेक जिलों में ऐसा स्टेडियम नहीं है, लेकिन हमारे आरोन कस्बे में है। और आरोन में अनेक विकास कार्य दिए हैं, सड़कों के हमने दिए हैं, पेयजल के हमने दिए हैं। हमने यहाँ पे एक वृद्ध आश्रम भी हमने खुलवाया है स्वयं के, और सामाजिक लोगों के खर्चों से हमने सबने दान करके वहाँ पे खुलवाया है, जहाँ पे लगातार सेवा होती रहती है। हमने अनेक जगहों पर गौशालाएँ खुलवाई हैं। हर प्रकार से हमने प्रयास किया है कि एक आधुनिक रावगढ़ ऐसा पेश करें जहाँ पे हर वर्ग को मौका मिले, हर वर्ग को एक अच्छा अवसर मिले। जहाँ तक बात शक्कर कारखाने की है, अफसोस की बात यह है कि जब भाजपा की सरकार थी उस समय कारखाना बंद हो गया था, क्योंकि उसमें कुछ देनदारी थी, बकाया था। जब सरकार हमारी बनी 15 महीने की, हमने कमलनाथ जी से बात की, हमने उनके द्वारा उस समय हमें आश्वासन दिया गया कि प्रदेश सरकार शक्कर कारखाने को 15 करोड़ की राशि देगी, जिससे कि जो भी बकाया है, जो देना है किसानों को, कर्मचारियों को, उसकी पूर्ति हो जाएगी, और उसके बाद पुनः हम कारखाने को प्रारंभ करेंगे। तो उसमें से 2019 के आखिरी में हमने पहली किस्त 8 करोड़ की जारी कर दी थी, जिसके माध्यम से जो किसानों का बकाया था
उसकी पूर्ति हो गई थी। उसके बाद 2020 में ही हम जो शेष किस्त रह गई थी, जिसमें अधिकतर जो कर्मचारी वहाँ पर थे कारखाने में, उनकी जो बकाया राशि थी वो हम देने वाले थे, लेकिन तभी सत्ता परिवर्तन हो गया सौदे के आधार पर और सरकार हमारी नहीं बच पाई। लेकिन अगर भाजपा की नीयत साफ होती तो वही शेष जो बकाया था उसकी पूर्ति कर सकते थे। सिंधिया जी, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत उनको यहाँ का प्रभाव भी दिया गया है, और भी जो लोग जो प्रत्याशी हमारे हैं वो भी उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन जो भाजपा से है, लेकिन तब भी जो शेष पूर्ति करनी थी कारखाने की वही लोग नहीं कर पाए। हमारा तो वादा है कि जैसे ही सत्ता में परिवर्तन होगा, 1 महीने बाद सरकार कांग्रेस की बनेगी, तत्काल हम जो शेष 7 करोड़ की राशि है उसका भुगतान करेंगे और उसके बाद पुनः जो पूरा कारखाना है उसको चालू करेंगे, ताकि जो ये किसान की मांग है कि पुनः कारखाना प्रारंभ हो, उसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। लेकिन पिछले 3.5 साल में जब से सरकार भाजपा की रही है, इन्होंने ना तो एक बार प्रयास किया, ना कहीं इसकी मांग उठाई, ना तो कोई बड़े जो इनके नेता हैं, चाहे केंद्र मंत्री हो, चाहे प्रदेश के मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, एक बार भी इनके एक भी नेता ने शक्कर कारखाने को पुनः प्रारंभ करने के लिए एक बयान भी नहीं दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि ना इनके क्या तो इनकी इच्छा है, ना इनकी नीयत साफ है। मैं आपको अभी PDF के माध्यम से मेरा विधानसभा प्रश्न भी इसके बारे में आपको मैं प्रस्तुत करूंगा, जिसमें मैंने कुछ साल पहले ये पूछा था मंत्री जी से कि कितनी इसमें बकाया राशि है, कब का भुगतान हुआ है। उसमें खुद भाजपा सरकार ने स्वीकारा है कि कांग्रेस कार्यकाल में 8 करोड़ की राशि दी गई थी, 7 करोड़ शेष है, लेकिन स्वयं भाजपा सरकार ने कहा है उसमें कि हम कब दे सकते हैं राशि, हमको पता नहीं है। जी, राम सनातन जो मुद्दा इस बार काफी चुनाव में प्रचलित है, ट्रेंडिंग हो रहा है। राम किसके हैं? भगवान राम हम सबके हैं। हम तो गर्व के साथ कहते हैं कि हम तो राघोगढ़ के निवासी हैं। राघो जी का मंदिर हमारे किले में है पिछले 400 साल से, और हम सब भगवान राम को मानते भी हैं, उनको पूजते भी हैं। जहाँ तक सवाल सनातन धर्म का है, हम सब उसी पे विश्वास करते हैं। हम एक बात याद रखें, गीता में उल्लेख है, आत्मा भी सनातन है, और अगर हमारी आत्मा स्वच्छ रहे, सही हमारे इरादे रहे, हमारी सोच सकारात्मक रहे, तो हमेशा हम जो हमारा सनातन धर्म है उसका हम पालन करेंगे, और यही हमारी सोच है। तो स्वच्छ आत्मा और सोच के साथ में अब राजनीति में अपने पदार्पण कर रहे हैं जयवर्धन सिंह, और जयवर्धन सिंह अपनी लगभग तैयारियां भी अब जनता के बीच में उतर चुकी हैं, और तैयारियों को लेकर वो लगातार सक्रिय बने हुए हैं। अभी तक के लिए गुना से रिपोर्ट।